कहानी की शुरुआत में ही हमें द फ्रंटियर टेरिटरी काजेल नाम की एक जगह को दिखाया जाता है, जहां इस समय बारिश की वजह से सूखा पड़ा है। पानी की कमी से जमीन बंजर हो चुकी है। पूरे गांव में दूर दूर तक अपनी नजर नहीं आ रहा है। साथ ही जंगल की सभी जानवर पानी की कमी से मार रहे हैं। गिद्ध उनका मीट खा रहे हैं। पानी के कुएं सूख चुके हैं। पानी की कमी से जूझ रहे लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन यहां का राजा, जिसका नाम मार्ग्राइव कैजेल है, उसको यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसको लगता है कि जो भी इस जगह को छोड़कर जाएगा वह गद्दार है, और जो लोग यहां से भागकर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है। और राजा ने यह काम अपने बेटे कोजेल को यह काम दिया है ताकि वह उन लोगों पर ध्यान दे सकें जो यहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोजेल एक पावरफुल जादूगर होता है और उसके शरीर में डिवाइन किंग का ब्लड बहेता है, और वह एक अपर क्लास प्रिंस है। उसकी नजर एक घायल औरत और उसके बच्चे पर पड़ती है, जो डर के मारे अपने बेटे को अपने गले से लगा रखा है। उसकी तरफ देखते हुए कोजेल कहता है, जानवर भी अपनी मालिक के प्रति वफादार रहते हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी बुरे हो कि तुम्हारे गांव में जरा सा सुख क्या पड़ गया। तुम गांव को छोड़कर जाने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि एक राजा के नियमों को ना मानने की। तभी एक औरत उससे बोलती है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं, आप मेरे बच्चे को यहां से जाने दें। तभी एक सैनिक एक बच्चे के सामने उसकी मां को मार देता है। अपनी मां की ऐसी हालत को देखकर बच्चा बहुत डर जाता है, और बहुत ही छोटा होने की वजह से वह कुछ कर भी नहीं पाता है। कोजेल सैनिक से कहता है कि आखिरकार तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो। यह सुनकर सैनिक कहता है, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने आपकी इजाजत के बिना इसे मार डाला। कोजेल कहता है, यार यह तो बहुत बोरिंग है, इनका रोना धोना भी मजेदार नहीं है। तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ती है जिनको बन्नत कर पेड़ पर लटका दिया था, क्योंकि वे सभी लोग इस गांव को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। वह एक लड़की की तरफ देखता है जो अपने पति को पकड़ी हुई रहती है ताकि उसका पति अपनी जान ना गाव दे। यह देखकर कोजेल कहता है, पेरेंट्स अपने बच्चों की और वाइफ अपने पति का ख्याल रखती है। तभी उसके पीछे से एक सैनिक आवाज लगाते हुए कहता है कि यहां पर एक आदमी घायल पड़ा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसकी कमर में रस्सी बांधकर इसको पेड़ पर टांग दूं, क्योंकि यह ऐसे ही मर गया तो हमें जरा सा भी मजा नहीं आएगा। वहीं उस घायल आदमी की पत्नी काफी ज्यादा तकलीफ में रहती है, और वह सोल्जर को रोकने की कोशिश करती है ताकि वे लोग उन्हें पेड़ से ना लटका दें। फिर वह सोल्जर उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। वह लड़की बहुत ज्यादा दुखी होती है और वहां पर रोने लग जाती है। उसके सामने ही उसके पति को पेड़ से लटका दिया जाता है। उसकी वाइफ उसे पकड़ी हुई रहती है ताकि वह मर ना जाए। यह देखकर बाकी के सैनिक और यंग मास्टर को काफी ज्यादा मजा आता है। तभी यंग मास्टर उसके पास आता है और खुशी से कहता है, बहुत अच्छा लड़की, तुम उसे ऐसे ही पकड़े रहो। यदि तुमने उसे छोड़ दिया तो वह मर जाएगा। तभी उसके पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह कहता है, हमारे राजकुमार के फैसलों को इतने हल्के में मत लो। फिर वह पीछे मुड़कर कहता है, अरे देखो यहां कौन आया है, ये तो सर जीबैक है। फिर वह उसके पास आता है और कहता है कि आखिरकार इन्होंने ही तो मुझे तलवार चलना सिखाया है। सभी जीबैक। मैं कहता है कि क्या इतनी निर्दयता से लोगों को सजा देने के लिए इतना नीचे गिर जाना सही है? क्या एक ऐसा राजकुमार जिसके अंदर डिवाइन ब्लड बहता हो, उसे यह काम शोभा नहीं देता है? कम से कम आपको अपनी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। यंग मास्टर इसके ऊपर कहता है कि ऐसा करने पर मेरी इज्जत काम नहीं हो जाएगी। अगर मैं यहां के सभी लोगों को मार दूंगा तो मेरी इज्जत खराब करेगा कौन? फिर वह उन मासूम और बेगुनाह लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन गरीब लोगों की वजह से मेरी इज्जत में कैसे खराब होने दे सकता हूं, वह भी सिर्फ बारिश न होने की वजह से। फिर वह जी बैक से पूछता है कि अब तुम क्या करना चाहोगी? क्या तुम बाहर जाकर इन सब के बारे में लोगों को बताओगे? राजा और चर्च के रखवाले के होने के नाते तुम यह सब काम करोगे। तुम उस इंसान की बेइज्जती करोगे जिसके अंदर डिवाइन खून बहता है, और वह एक राजकुमार भी है। इसके ऊपर जी बैक कहता है, मेरे कहने का मतलब है आज नहीं तो कल यह सब कुछ बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि सच्चाई कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। यह सुनकर यंग मास्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जी बैक क्या कहना चाहता है। तभी उसके पास आता है एक सैनिक आता है और उसके कान में कहता है कि आप कहीं तो इसे भी मारकर पेडिएच पर लटका दूं के ऊपर। यंग मास्टर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक विप लाके दो।
फिर यंग मास्टर उस विप से उसे लड़की को बुरी तरीके से मारता है जिसने अपने पति को पकड़ रखा था। यहां देखकर मुझे बैक बहुत हैरान होता है। वह देखता है कि एक बेवकूफ यंग मास्टर किस तरह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह उस लड़की को तब तक मारता है जब वह थक जाता है तो वह देखता है कि लड़की अभी भी उसे आदमी को पकड़े हुए हैं। यहां देखकर यंग मास्टर कहता है कि यह नज़ारा काफी अच्छा है। यह मास्टर अपने सैनिकों के साथ वापस जा रहा होता है और जाते जाते जी बैक से कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के मजे लेनी चाहिए, क्या पता कल हो या ना हो। वह इतना कहकर वहां से चला जाता है। जी बैंक वहां के लोगों को देखता है जिनको बड़ी ही बुरी तरीके के साथ पेड़ पर लटका दिया गया था। दोपहर से शाम हो जाती है। जी बैक तभी भी वहीं पर खड़ा रहता है। वह देखता है कि उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। वह लोग यह जगह छोड़कर जाना चाहते थे क्योंकि वे लोग यहां पानी की कमी से मर रहे थे। उसे बेवकूफ इंसान ने इन सभी लोगों को बुरी तरीके से मारकर उनको पेड़ पर लटका दिया। जिनकी कोई भी गलती नहीं थी उनको ये सब करने में मजा भी आ रहा था। फिर हम देखते हैं एक महिला अभी भी अपने पति को पकड़े हुए हैं और उसका पति अपनी वाइफ से कहता है यहां से जल्दी भाग जाओ, लेकिन वह वहां से नहीं जाती है और अपने पति को पकड़े हुए रहती है क्योंकि यदि वह यहां से चली जाती है तो उसके पति की मौत हो जाएगी। कि तभी हम देखते हैं वह अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालती है और अपने पति से कहती हैं क्या हम सच में इस कॉइन की मदद से हेराल्ड क्लैन को बुला सकते हैं। क्या वह यह देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है कि उसकी मदद करने वाला यहां पर कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अब शाम से अब रात हो जाती है और हर तरफ अंधेरा हो चुका है और वह महिला भी थक कर जमीन पर गिर चुकी है। तभी कोई आदमी आता है और उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है। यह देखकर वह उसे पूछती है कि तुम कौन हो। वह अपनी आंखें खोलकर देखती हैं तो उसे पता चलता है कि जी बैक उसकी मदद कर रहा है। उसे खाना देते हुए कहता है क्या तुम खाना खाने लायक हो और खाना खा सकती हो। वह थोड़ा सा खाना खाकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जी बैक पे डीडीएच के पास जाकर खड़ा हो जाता है और पूरी रात आसमान की तरफ देखा रहता है। सुबह होने पर वह उस महिला को नींद से जगाता है और फिर वह वहां से जाने लगता है और उसे कहता है मैं यहां पर चुपके आया था और मुझे अब यहां से जाना होगा। अगर यंग मास्टर को पता चलता है तो वह मुझे जरूर सजा देगा। और वह कहता है कि तुम्हें अपने पति को और ज्यादा देर कर पकड़कर नहीं रखना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जीबैक ने उसके पति को डंडे का सहारा दे दिया था। यह देखकर सोफिया बहुत ज्यादा हैरान होती है और फिर दौड़ कर जाती है और उसे डंडे को फेंक देती है और फिर से उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। यह देखकर जीबैक हैरान हो जाता है और सोफिया उसे कहती हैं कि जब हेरल्ड क्लैन यहां पर आएगा तो वह उनसे कहेगी कि वह तुम्हें नहीं मारे। यह सुनकर जीबैक कहता है द हेरल्ड क्लैन, तुम्हारा मतलब वो हैरल क्लैन जिसे सोललेस कहते हैं, जो एक दूत होते हैं। यह सुनकर साफिया अपने सर को झुका लेती है जिससे यह पता चलता है कि उसने हैरल क्लैन से मदद मांगी है। तभी जी बैक कहता है मुझे नहीं पता कि वो सच में होते भी हैं या फिर ये एक झूठी कहानी है, लेकिन अगर ये सच भी है तो कोजेल के पास उसके 20 बहुत ही पावरफुल सोल्जर्स हैं और साथ में मैं भी उसी के साथ हूं। और यंग मास्टर एक रॉयल ब्लड है जो एक अपर क्लास राजकुमार होते हैं। फिर वो साफिया से कहता है उम्मीद है कि तुम्हें यह पता होगा कि डिवाइन ब्लड क्लास के वारिस कितने खतरनाक होते हैं। ये सुनकर साफिया कहती है भले ही वो कितने पावरफुल जादूगर हो पर हेराल्ड क्लन फिर भी उस सभी को मार देगा क्योंकि वो भी एक जादूगर ही हैं जो बहुत ही पावरफुल और तबाही के लिए मशहूर है। उन्हें हेराल्ड क्लन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे डिवाइन ब्लड जैसे राजाओं को मौत के घाट उतारा। ये सुनकर जीबेक कहता है लगता है तुम कुछ भी बोले जा रही हो, तुम्हारी बातें सुनकर कोई भी चक्कर खाकर गिर जाएगा। और साफिया से कहता है मेरा नाम जीबेक है और मैं राजा के चर्च की देखरेख करता हूं। मैं तुम्हें अपना नाम इसलिए नहीं बता रहा ताकि तुम हेरल क्लैन से मेरी जान की भीख मांगो, बल्कि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर वह सच में आ भी जाए तो मैं खुद अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ूंगा। और कहता है मैं रात को फिर से यहां आऊंगा। यह कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ साफिया यह सोचकर बहुत उदास होती है और अपने पैर के पास बने ट्रायंगल की तरफ देखकर सोचने लगती है बस 2 दिन और बाकी रह गया है, फिर हेरल क्लन यहां आ ही जाएगा और यही एपिसोड 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें आइफन और साफिया की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हम एक बहुत ही सुंदर गांव को देखते हैं जो पेड़ पहाड़ और समुद्र से भरा हुआ होता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है।
तभी आईफोन अपने हाथ में एक सोने का सिक्का पकड़े हुए होता है और साफिया को वो गिफ्ट कर देता है। साफिया यह देखकर कंफ्यूज होती है और पूछती है कि आखिर यह कैसा सिक्का है। तभी आइन साफिया से पूछता है, क्या तुमने कभी हेराल्ड क्लन के बारे में सुना है? यह सुनकर साफिया सोचने लगती है और कहती है, हाँ, जब मैं छोटी सी थी तब मुझे मेरे पिता एक कहानी सुनाया करते थे, जिसमें उन्होंने हेराल्ड क्लन के बारे में मुझे एक कहानी सुनाई थी। जहां तक मुझे याद है, उन्हें द स्लेयर्स ऑफ सैंक्ट और सोललेस के नाम से जाना जाता था, है ना? ये सुनकर आइफा कहता है, हम ये एक सिक्का एक महाराजा के खजाने से लिया गया था और तुम इस सिक्के की मदद से उन्हें जब चाहे यहां बुला सकती हो, जो सोललेस होते हैं। और उसके कानों में कहता है, बस इस बात का ध्यान रखना, अगर तुमने इसे पोजेस कर लिया और राजा को यह बात पता चली तो वो तुम्हें जान से मरवा देंगे। फिर साफिया पूछती है, अच्छा, यह सब तो ठीक है, आखिर तुम इतना खतरनाक चीज मुझे गिफ्ट क्यों कर रहे हो? यह सुनकर आइफा कहता है, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि मान लो, अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है तो यह सिक्का हमारी मदद तो जरूर करेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम इस सिक्के की मदद से जमीन पर एक ट्रायंगल बनाओगी और उसके बीच में यह सिक्का रख दोगी तो एक रल्ड आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। हालांकि मैं नहीं चाहता कि हमें कभी ऐसा दिन देखना पड़े। फिर हम देखते हैं कि कड़कती दोपहर की धूप में साफिया खड़ी होकर अपने हस्बैंड को पकड़ी हुई होती है और उस ट्रायंगल की तरफ देखती है और कहती है, बस 2 दिन और बस 2 दिन। और यह कहकर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और आइफा पेड़ से लटका हुआ होता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और उनकी मदद के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरे सीन में हमें कोजल का महल दिखाया जाता है, जहां उसके सभी सोल्जर्स गर्मी की वजह से नहा रहे होते हैं। तभी जेबैक आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तभी अचानक से उसके पीछे से उसे कोजल की आवाज आती है, जो जीबैक से कहता है, आजकल आप कुछ ज्यादा ही उदास रहने लगे हैं, जरा जिंदगी के मजे लेना सीखो और मुस्कुराते रहो। ये सुनकर जीबैक कहता है, अगर इसी तरह हम सभी लोगों को जान से मार देंगे तो टैक्स किससे वसूल करेंगे? ये सुनकर कोजल कहता है, यहां से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और चोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे टेरिटरी में जमीन बहुत ही उपजाऊ है, तो हमने सोचा है कि क्यों ना अपने बचे हुए लोगों को वहां रहने के लिए भेज दें। जो बच्चे ऐसे जमीन पर पैदा होते हैं, वो चंद निकम्मे और बेवकूफ इंसानों की वजह से तकलीफ क्यों खेलेंगे? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पूरा खेतीबाड़ी बर्बाद कर दिया और अब यहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर जीबैक को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वह चुपचाप शांत होकर कोजल को सुन रहा होता है। तभी कोजल कहता है, यहां सूखा इसलिए पड़ा है क्योंकि लोग राजा के प्रति वफादार नहीं हैं। क्या यह बात कानून में नहीं लिखी है? ये बहुत ही मतलबी इंसान होते हैं। किसी ने मेहनत करके इस जमीन को उपजाऊ रखा और किसी ने इसे बर्बाद कर दिया। इसीलिए जिन्होंने जमीन बर्बाद की उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जिन्होंने इसे उपजाऊ बनाया उन्हें जमीन का एक टुकड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। और मैं यह सब सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूं। फिर जेबेक को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहते हो तो अपनी पूरी जोर लगा देना। यह कहकर कजल वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाम ढल चुकी है और तेज हवाएं चल रही हैं। गांव पूरी तरह एक पुराना खंडरई पूरी तरह सूख चुके हैं। हर तरफ पानी की कमी महसूस हो रही है। सूखापन बढ़ता जा रहा है। उसी कुएं के पास बेहोश पड़ा एक शख्स पानी की कमी के कारण मरने की हालत में है। शाम ढल चुकी है और जीबैक वापस उस जगह आता है जहां साफिया के हस्बैंड और आइफा को इंजर्ड हालत में पेड़ से लटका दिया गया था। जब वो यहां पहुंचता है तो वो यह देखकर काफी उदास होता है कि साफिया अब जमीन पर पड़कर बेहोश हो चुकी है और आइफा न्यू दिल्ली जिका डर था, दोनों मर चुके हैं। और अब अगर हेराल्ड यहां आता भी है तो उसके आने का क्या फायदा? अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक से एक शैडो परी तेजी से जीबैक के पास आता है और उसे उसके पीछे से गले पर एक स्वर्ड की डायरेक्शन करता हुआ कहता है, अगर तुमने जरा सी भी हिलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से अलग कर दूंगा। गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना जी। बैक इस बात से काफी हैरान होता है कि आखिर ऐसे सुनसान जगह पर अचानक से मेरे गर्दन पर एक तलवार लटक रही है। लगता है
ये सच में बहुत ही पावरफुल हेराल्ड है, या फिर हो सकता है कि कोई यह भूत है। फिर जी बैक पूछता है, क्या तुम सच में एक हेराल्ड हो? इसके जवाब में वह कहता है, हाँ, मैं एक हेराल्ड हूं। फिर उसका नाम पूछता है। इसके जवाब में जी बैक उसे अपना नाम बताता है। यह सुनकर हेराल्ड कहता है, डरो मत, मैं बस इसलिए पूछ रहा था। मुझे लगा तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो जिसने मुझे इस सिक्के की मदद से यहां बुलाया। तभी हेराल्ड कहता है, अगर कोई रखवाला जो राजा के चर्च की देखरेख करता हो, अगर उसने मुझे यहां बुलाया होता तो मुझे और भी मजा आता। ये सुनकर जीबेक कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तभी हेराल्ड नजर साफिया पर पड़ती है, जो अब बिल्कुल मर चुकी है। उसे देखकर हेराल्ड कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब इस लड़की ने मुझे यहां पर बुलाया था। खैर, अब वो मर चुकी है और मुझे उसका सिक्का फ्री में मिल गया। फिर जी बैक से पूछता है कि आखिरकार यहां चल क्या रहा है। इसके जवाब में जी बैक कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें यह जरूर बताऊंगा। अगर तुम अपने तलवार मेरे गर्दन से हटाओ गा और हमारे बीच थोड़ी दूरी बनाए रखोगे, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि आखिर यहां चल क्या आ रहा है। ये सुनकर हेराल्ड पलक झपकते ही जी बैक के पीछे 100 मीटर दूर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर जी बैक की तशरीफ और फट जाती है और वह बहुत हैरान होने लगता है और कहता है, कहीं ये सच में कोई भूत तो नहीं है? हेराल्ड जी बैक से पूछता है, लगता है तुम्हें पूरा यकीन था कि अगर मैंने तुम्हें चुपके से नहीं घेरा होता तो तुम आसानी से नहीं मारे जाते। ठीक है, अगर तुम राजा के चर्च के रखवाले हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ी हिम्मत तो होनी चाहिए। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 भी पूरा होता है। इसी के साथ एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 स्टार्ट होते ही जी बैक है हेराल्ड से पूछता है, क्या तुम कोई जादूगर हो? इसके जवाब में हेराल्ड कहता है, हेराल्ड क्लन में सभी जादूगर हैं सिवाय मेरे। यह सुनकर जी बैक कहता है, तो तुम्हारा मतलब जो अभी तुमने किया वो कोई जादू नहीं था? यह सुनकर हेराल्ड कहता है, देखो, एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एक मैजिक में अंतर बता पाना काफी मुश्किल होता है। जी बैक को कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक से जी बैक हेराल्ड से उसका नाम और उसका हेराल्ड क्लन में रैंक पूछता है। यह सुनकर हेराल्ड कुछ नहीं बोलता और सोचने लगता है, जिसके बारे में हेराल्ड बताते हुए कहता है, मेरा नाम आजाद दीन है और मैं आत्माओं का 108वां दूत हूं। यह सुनकर जी बैक सोचने लगता है, 108वां रैंक यानी कि हेराल्ड क्लन का सबसे लोवेस्ट रैंक है। पर आजाद इनको देखकर लगता तो नहीं है कि ये कोई ऑर्डिनरी हेराल्ड है। तभी आजाद इन जी बैक से कहता है, तो जैसा तुमने वादा किया था बताओ, आखिर यहां चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं जी बैक अजदीन को एक गांव दिखाने ले जाता है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ होता है। हर तरफ पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख चुके हैं और जमीन में दरारें आ गई हैं। आजाद दिन यह देखकर सब कुछ समझ जाता है, आखिर यहां चल क्या रहा है, और जी बैक से कहता है, देखो, वैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो चुका है। आजाद दिन यह कहते हुए वहां से जा रहा होता है। तभी आसमान से उठता हुआ एक औल उसके कंधे पर आकर बैठता है और औल आजाद दीन से कहता है, हम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यहां आ तो गए, पर जिसने हमें यहां बुलाया था वह अब मर चुका है। इसका मतलब ये गोल्ड कॉइन हमें फ्री में मिल गया। औल की आवाज सुनकर जी बैक की तशरीफ और फट जाती है और वह सोचने लगता है, ये क्या एक उल्लू जो बोल सकता है। तभी वह औल आजाद दीन से कहता है, मुझे लगता है हमारा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है और बिना किसी देरी के हमें किसी दूसरे मिशन पर चलना चाहिए। आजा दिन वहां से जा रहा होता है। तभी जी बैक उससे कहता है, रुको, जिसने तुम्हें यहां पर बुलाया था, अगर वह मर जाता है तो क्या तुम रिवॉर्ड लेकर सीधा यहां से चले जाते हो? इसके जवाब में अजदीन कहता है, अगर तुम चाहते हो कि जिस काम के लिए मुझे यहां बुलाया गया था वो मैं पूरा करूं, तो तुम्हारे यंग मास्टर को बहुत तकलीफ होगी, सोच लो। ये सुनकर जिग बैक कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हराऊं। ये सुनकर आजाद दिन कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे उस तलवार से मारना चाहते हो जो कभी न्याय के लिए नहीं उठा। यहां तक तुम्हारे खुद के सुरक्षा के लिए भी नहीं, सुनकर बहुत बुरा लगा। ये सुनकर जी बैक को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्सा होते हुए देख आजाद दिन उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है या खुद पे? क्योंकि तुमने अपने सामने ये अन्याय होते हुए देखा लेकिन तुमने कुछ किया नहीं। यह सुनकर सी बैक गुस्से से कहता है, आखिर तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? तभी आजाद दीन से कहता है, इंसान भले ही किसी को एक समान देखता हो लेकिन वह सभी अलग अलग
चीजें महसूस करते हैं किसी के लिए एक सपना जैसा हो और किसी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं। ठीक बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी नजरों में इन मासूम लोगों की मौत एक अन्याय हो, पर उन सोल्जर्स की नजरों से अगर तुम देखो तो यह उनके लिए एक आम बात है। ये सुनकर जीबेक कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं एक किंग्स चर्च का रखवाला हूं। यंग मास्टर की रखवाली करना मेरा धर्म है। यह सुनकर आजाद दिन उससे कहता है, मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। अगर इस लड़की की मौत की वजह से तुम्हें जरा सा भी दुख होता है तो तुम मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। आजाद दीन उन सभी की डेड बॉडी को अपने कंधे पर उठाता है और जी बैग से एक शोहल मांगता है। तभी जी बैग ये सुनकर उससे पूछता है, आखिर तुम शोबल से क्या करोगे? क्या तुम इन्हें दफनाने वाले हो? इसके जवाब में आजाद दिन कहता है, मैं इन दोनों के लिए एक फ्यूनरल अटेंड करने वाला हूं। दोनों मिलकर साफिया और इरफान के लिए उसी पेड़ के नीचे दो कब्र बनाते हैं ताकि उन दोनों लाशों को वहां दफनाया जाए। दोनों साथ मिलकर वहां फ्यूनरल अटेंड करते हैं। जी बैक आजाद दिन से पूछता है, आखिर तुम बचाओ, दल में क्या क्या चीजें पसंद आती हैं? यह सुनकर आजाद दीन कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पीछे से कुछ लोग यहां आ रहे हैं जिसकी तुम रखवाली करते हो। जी बैक हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि कजल अपनी 20 पावरफुल सोल्जर्स के साथ यहां आ रहा होता है। यहां पहुंचते ही कजल जी बैक से कहता है, मुझे लगता है शायद वो लड़की तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। पहले बता देते यार, उसे हम जान से नहीं मारते जी। बैक इस बात से काफी डर जाता है कि कजल को आखिरकार इस बात का पता चल ही गया कि मैंने उस लड़की की मदद करी थी। फिर कजल की तरफ देखता हुआ सोचता है, इसके साथ इसके 20 बहुत ही पावरफुल सोल्जर्स हैं जिनसे मैं चाहकर भी नहीं जीत सकता। दूसरी तरफ कजल आजाद दिन की तरफ देखता हुआ पूछता है, खैर, ये बेवकूफ इंसान कौन है? इतना सुनते ही आजाद दिन अपने तीर से उसके एक सोल्जर की आंखों को घायल कर देता है। वो सोल्जर बुरी तरह घायल हो जाता है और डर से चिल्ला रहा होता है। दर्द भरी आंखों से उसके खून निकल रहा होता है और वह जमीन पर घायल पड़ा होकर चिल्ला रहा होता है। उसे घायल देखकर बाकी के सभी सोल्जर्स की तशरीफ फट जाती है। दूसरी तरफ जी बैक सोचता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आजाद दीन इतना दूर खड़े होने के बाद भी उस सोल्जर के सीधे आंखों पर निशाना लगा सकता है। दूसरी तरफ आजाद दीन अपने एरो की मदद से दूसरे सोल्जर पर अटैक करता है और वो सोल्जर उड़ता तीर को रोकने के लिए अपना शील्ड आगे बढ़ाता है और बचने की कोशिश करता है। पर आजाद दीन का एरो बहुत ही पावरफुल होता है और वो शील्ड को तालेजर के पेट पर लगती है और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे घायल पड़ा देख बाकी के सोल्जर्स बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ जी बैक ये देखकर काफी हैरान होता है। तभी आजाद दीन जी बैक से कहता है, अच्छा, तो तुमने पूछा था कि मुझे बचाओ, दल की क्या क्या चीजें पसंद आती हैं? मुझे वो आइडिया बहुत पसंद आता है जिसे किसी इंसानों की कीमत का पता चलता है, जिसे इंसानों ने खुद की मेहनत से हासिल किया हो, ना कि पैदा होते ही उसे मिली हो। ठीक बिल्कुल वैसे जैसे कोई पैदा ही डिवाइन ब्लड लेकर हुआ हो जो अपने खुद के लोगों को जान से मरवा देता हो। ये कहते हुए वो अपने क्वाइवर से एक और एरो निकालता है और बाकी के बचे सोल्जर्स पर अटैक करता है। और यहां हमारा एपिसोड 3 कंप्लीट होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत बात में हम देखते हैं कि आजादीन को बाकी के सोल्जर्स पर अटैक करता देख कोजल बहुत भड़क जाता है। तभी कोजल जी बैक को ऑर्डर देता है कि वो आजादीन को जान से मार दे। ये सुनकर अदन हवा में एक लॉन्ग झप मारता हुआ ऊपर आकर रुक जाता है और अपनी क्वाइवर से एक और एरो निकालकर बाकी बचे सोल्जर पर अटैक करता है। वो एरो सीधा जाकर एक सोल्जर की आंख पे लगती है जिससे उसकी आंखों से ब्लड बहने लगता है और वो सोल्जर्स अंधा हो जाता है। इसी तरह वो बाकी बचे सोल्जर्स पर अपने एरो से अटैक करके उन्हें घायल करता जाता है। तभी एक एरो कोजल के साइड से निकलता हुआ उसके पीछे खड़ा एक सोल्जर की आंखों में जाकर लगती है। तभी कौशल को यह पता चल जाता है कि आजाद दिन किसी को जान से तो नहीं मार रहा, बल्कि वह सभी को घायल करके छोड़ रहा है। कजल के सभी सोल्जर्स बहुत बुरी तरह घायल होते हैं। एक एक करके वो वहां खड़े सभी सोल्जर्स को मार गिराता है। ये होता देख कजल को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से आजाद दीन उसके पीछे आकर खड़ा होता है और उससे कहता है, मेरा नाम आजाद दीन है और मैं एक पवित्र दूत हूं। ये सुनकर कजल और उनके सभी सोल्जर्स की तशरीफ फट जाती है। तभी कजल पीछे मुड़कर देखता है कि अब आजाद दीन के पास एक भी एरो नहीं बची। वो अपने सोल्जर्स को उस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है।
तभी अचानक से आजाद दीन एक पंच उसे मारता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उसके पड़ते ही वह घोड़े से नीचे आकर गिरता है। दूसरी तरफ आजाद दिन के पास लड़ने के लिए कोई एरोज नहीं बचते और बाकी बचे सोल्जर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उसके पीछे से एक सोल्जर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे आजाद दीन डॉज कर देता है और एक पंच मारकर उसे भी घायल कर देता है। उसी घायल पड़े सोल्जर का तलवार उठाकर सभी से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे लड़ सको तो आकर भिड़ लो। तभी उसे कुछ याद आता है और वो उस स्वर्ड से जमीन पर पड़ा घायल सोल्जर के दोनों झुनझुन उड़ा देता है। ये देखकर बाकियों की तशरीफ लाल हो जाती है। फिर वो बचे हुए सोल्जर्स की तरफ देखता है। बाकी बचे सोल्जर्स उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सबकी तशरीफ फट जाती है और सब डर के मारे कांप रहे होते हैं। उन सभी सोल्जर्स को आजाद दीन अकेले ही हरा देता है। सभी घायल होकर जमीन पर पड़े होते हैं और आजाद दिन कजल की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ कजल घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है और उसे घायल देखकर अदीन कहता है, लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही वक्त दे दिया था। तेरे जैसा कचड़ा जो लोगों को दर्द, तकलीफ और मायूसी देता है। इतना कहते ही कजल उस पर एक जादुई अटैक करने की कोशिश करता है। कजल अपनी जादू से एक बहुत ही ज्यादा चमकने वाला रोशनी निकालता है। वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वहां घायल पड़े सभी सोल्जर्स अंधे हो जाते हैं। कजल को लगता है कि उसने आजाद दिन को भी अंधा कर दिया, पर आजाद दिन सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद कजन आजाद दिन से कहता है, क्या तुमने देखा? ये मेरा जादू है। ये इतना पावरफुल है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इतने में अदन अपने स्वर्ड से कजल के गले पर अटैक कर देता है और जिससे कजल बुरी तरह घायल हो जाता है। वो दर्द के मारे बुरी तरह चीख रहा होता है और कजल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो मजबूर होकर जमीन पर घुटने के बल बैठा होता है, क्योंकि वो इतना घायल होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ दर्द झेल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तभी वो अदीन से कहता है, आखिर ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? ये सुनकर अदीन कहता है, क्यों? तुझे ये देखकर हैरानी हो रही है ना? आखिर तुझे पता तो भी नहीं चला कि मैंने तेरे साथ यह कब किया? तभी आजा दिन उसके बाल पकड़ता है और जिसे देखकर कोजल की ओर फट जाती है। फिर कोजल कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए, औरतें चाहिए, तलवार चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, क्योंकि मैं द यग्गज होली फैमिली का एक इकलौता वारिस हूं। इसके जवाब में अदीन कहता है, क्या सच में? पर माफ करना, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी उसकी नजर जी बैग पर पड़ती है, जो आजाद इनके पीछे खड़ा होता है। उसे वहां खड़ा देख उससे वो मदद मांगता है, पर जी बैग भी उसके जादू से अंधा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कोजल आजाद दिन को धमकाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? मैं एक अव्वल दर्जे का यज्ञज फैमिली का वंशज हूं। तुम मुझे इतनी छोटी सी गुनाह के लिए नहीं मार सकते। ये सुनकर अदीन कहता है, जरा देखो तो, खुद को इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी तुम्हारा घमंड तुम्हारे पास ही है।